दोस्तों, चर्चा देश की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, आज बात पाकिस्तान की, बात श्रीलंका की आर्थिक मंदी की और बात फ्रांस में राष्ट्रपति पद के चुनाव की और रूस और यूक्रेन में चल रहा भयावह युद्ध जिसको आज 50 दिन भी हो चुके हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। अंतर्राष्ट्रीय जगत की सबसे बड़ी खबर है पाकिस्तान से। जिस तरह से एक बार फिर पाकिस्तान में राजनीतिक ड्रामा हुआ और इमरान खान को आउट होना पड़ा। आप सबको पता है 3 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर पाकिस्तान में वोटिंग होनी थी। 3 तारीख को इमरान खान ने गुगली डाली और कह दिया कि भाई राष्ट्रपति ने भंग कर दी पाकिस्तान की संसद, यानी कि नेशनल असेंबली भंग करने का वहां फैसला हुआ। राष्ट्रपति डिप्टी स्पीकर ने वहां पे भंग कर दिया सदन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, ये एक अहम रोल निभाया इस सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की सत्ता बदलने में। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के जो नोटिस है उसका सम्मान किया और कहा कि आप 9 तारीख को वोटिंग कराइए, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई स्पीकर के खिलाफ होगी। 9 तारीख को सुबह 10 बजे वोटिंग होनी थी, लेकिन ड्रामा हुआ, इमरान खान ने नाटक किया, वो आए ही नहीं सदन और नेताओं को कहा गया कि लंबे लंबे भाषण दीजिए और स्पीकर कोई पक्ष में नहीं थे कि हम वोटिंग कराया जाए, उनका कोई मन नहीं था। लेकिन पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है, ड्रामा राजनीतिक हुआ और दुनिया ने पाकिस्तान को फिर से शर्मिंदा किया गया, क्योंकि पाकिस्तान की जो राजनीतिक हालत है वो हमेशा से ऐसी रही है, कोई नई बात नहीं है। चाहे आप बेनजीर भुट्टो को देख लीजिए या फिर परवेज मुशर्रफ के कमांडर बनने के बाद क्या हुआ सबको पता है। और आज तक पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया है, ये हालत पाकिस्तान की है। उसके बाद रात को 10 बजे वोटिंग हुई, कहा गया कि रात 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी 9 तारीख को। अगर ये वोटिंग नहीं होती है 12:30 बजे से पहले स्पीकर को गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद आखिरकार वोटिंग हुई और इमरान खान, जिनके पास पहले से ही आंकड़े नंबर्स मौजूद नहीं थे, 172 344 सीटों में से 172 संसद सदस्यों का आपको समर्थन चाहिए होता है, लेकिन इमरान खान के पास महज 160-50 ही वहां पे उनके संसद थे। लेकिन इमरान खान की विदाई, आईएसआई आर्मी से उनके खराब रिश्ते, अमेरिका पर जिस तरह के वो बयान दे रहे थे, वो कहते रहते कि अमेरिका की साजिश है, ये विदेशी साजिश है, एक चिट्ठी का जिक्र उन्होंने किया। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान का ड्रामा खत्म हुआ और शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, वो बने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पीटीआई है, इमरान खान की पार्टी, उसकी सरकार गिर चुकी है और पाकिस्तान में जो विपक्ष एकजुट हुआ है ये भी एक ऐतिहासिक है। 2 पार्टियां जिनके मतभेद हमेशा मीडिया में खुलकर आए हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एम, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन, जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है, और बेनजीर भुट्टो की जो पार्टी थी पीपीपी, जिनका नेतृत्व अभी बिलावल भुट्टो कर रहे हैं, उनके बेटे। तो इन दोनों ने इमरान खान को हटाने में अहम भूमिका निभाई। दोनों साथ आए, छोटी मोटी पार्टियां साथ आई। इमरान खान के जो सदस्य थे, जो सांसद थे, वो भी इस्तीफा देते जा रहे थे और इमरान खान की सरकार अल्पमत पर आ गई थी। इमरान खान की विदाई हो चुकी है, इमरान खान आउट हो चुके हैं। क्रिकेट के जगत के बड़े खिलाड़ी रहे खान साहब इस बार पाकिस्तान में अपना जादू नहीं चला सके और पाकिस्तान में अगले चुनाव अक्टूबर 2022, माफ कीजिएगा, अक्टूबर 2023 में होने हैं और अगस्त 2018 में पिछले चुनाव हुए थे। महज 3.5 सालों में ही यहाँ पर इमरान खान की सरकार गिर चुकी है और शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ के भाई हैं, वो विपक्ष के समर्थन से, आर्मी के समर्थन से वहां पे प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाने में आर्मी ने एक अहम योगदान निभाया था। इमरान खान आर्मी के समर्थन से प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने आर्मी को साइडलाइन करना चालू कर दिया। बाद में भारत की तारीफ करने लगे, उनकी विदेशी नीतियों की तारीफ करने लगे। लेकिन कश्मीर का मुद्दा भी महत्वपूर्ण होगा। शहबाज शरीफ ने कश्मीर के मुद्दे पे कहा है कि कश्मीर का मुद्दा अहम है और कश्मीर के मुद्दे के हल के बिना शांति बहाल नहीं हो सकती पाकिस्तान में।
तो कश्मीर पर क्या होगा और क्या होगा नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, क्या वो पाकिस्तान को आगे बढ़ा पाएंगे, बड़ा सवाल है। लेकिन शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के भाई हैं और नवाज शरीफ की क्या स्थिति पाकिस्तान में रही है, मजबूत नेता रहे हैं, लंदन अभी शिफ्ट हो रखे हैं, करोड़ों के मालिक हैं। तो दोस्तों ये बात थी पाकिस्तान की। अब बात श्रीलंका में चल रही आर्थिक मंदी की। चीन के कर्ज की वजह से श्रीलंका की हालत तहस नहस हो चुकी है। श्रीलंका में रोटी के दाने दाने के लिए लोग तरस रहे हैं। रोटी के एक एक दाने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और श्रीलंका की ये हालत हुई है केवल और केवल चीन से कर्ज लेने की वजह से, राष्ट्रपति राजपक्षे की गलत नीतियों की वजह से। विपक्ष के नेता प्रेमदास वहां पर आरोप लगा रहे हैं कि दो भाइयों ने श्रीलंका को तहस नहस कर दिया। आप सबको पता है गोटबाया राजपक्षे जो राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, और महिंद्रा राजपक्षे जो कि प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के, जो कि सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट है राष्ट्रपति के बाद। लेकिन श्रीलंका में भी सरकार जाना निश्चित है क्योंकि वहां के 40 सांसदों ने सत्ताधारी गठबंधन से अलग हो गए हैं और 225 सदस्यों में से 113 सदस्य चाहिए होते हैं। विपक्ष के पास 118 हैं और सरकार के पास महज 106 हैं। प्रेमदास जो कि विपक्ष के नेता है वो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये सरकार जानी चाहिए ताकि एक नई लीडरशिप उभरे और श्रीलंका की जो ये आर्थिक मंदी है इसका भी हल हो सके। चीन की विस्तारवादी नीति और कब्जे वाली नीति का ही ये हालत है श्रीलंका की, उसी की वजह से, क्योंकि चीन की नई बात नहीं है। इंडोनेशिया को उसने कर्ज दे रखा है, म्यांमार को दे रखा है, और जो भी चीन के इस कर्ज के जो खेल में फंस जाता है उसकी हालत श्रीलंका जैसी होती है। उसने पाकिस्तान को भी कर्ज दे रखा है और आने वाले समय में पाकिस्तान की हालत भी श्रीलंका की तरह होगी, ये भी निश्चित है। देखते हैं श्रीलंका का क्या होता है। भारत ने मदद के लिए वहाँ पे जरूरी सामान भेजे हैं, लेकिन श्रीलंका में बहुत हालत खराब है। पेट्रोल 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये किलो का वहाँ पे चावल बिक रहे हैं। तो बहुत हालत खराब है श्रीलंका की आर्थिक मंडी, जल्द से जल्द हल होना चाहिए। इस पर आगे अपडेट्स देते रहेंगे। अब बात रूस और यूक्रेन के महायुद्ध की। मानवता पर खतरा, बूचा में जो हुआ, रेलवे स्टेशन में जो हुआ, लोगों की दर्दनाक तरीके से जिंदगी ले ली, ये हालत रूस और यूक्रेन युद्ध की है। आज 50 दिन हो गए लेकिन शांति का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी जो इस वक्त की खबर है इन 50 दिनों में से वो ये है कि रूस के खिलाफ सख्त एक्शन हुआ है। यूएनएचसीआर, संयुक्त मानवाधिकार परिषद, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जो कि मानवता के लिए काम करता है, ये संस्था है जो पूरे दुनिया के देश में है। यहाँ पर रूस के खिलाफ वोटिंग हुई और 93 देशों ने रूस के खिलाफ वोटिंग की। 24 देशों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया, 24 देश रूस के साथ रहे और 58 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, उनमें से भारत भी शामिल था। रूस को लेके बाइडेन की नीति हमेशा आक्रमण रही है। बाइडेन पुतिन को बहुत ही भयानक नेता बता रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं। नाटो के जो देश है वो भी रूस को खत्म करना चाहते हैं। ये आरोप है पुतिन का। वो कह रहे हैं कि यूक्रेन तो महज एक मोहरा है, असली खेल अमेरिका और नाटो के देश रच रहे हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन का युद्ध कब तक चलेगा ये बड़ा सवाल है। भारत की बात करें तो भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, कई लोग मर गए। भारत ने पुतिन से भी अच्छे रिश्ते निभाए हैं और बाइडेन से भी। हाल ही में मोदी ने पुतिन से भी मुलाकात की, बाइडेन से भी मुलाकात की। तो भारत बीच का रास्ता अपनाता रहा है और एकदम ये सही है ताकि कोई नाराज भी नहीं हो और हमारा काम भी निकल जाए। लेकिन रूस यूक्रेन का युद्ध जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हजारों लाखों लोगों की जिंदगी तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और दोनों ओर से बमबारी अभी भी जारी है। आखिरी में बात फ्रांस की। दोस्तों फ्रांस में आपको पता है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव चल रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 10 अप्रैल को हो चुका है और उसमें इमैनुअल मैक्रोन जो वहाँ के मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो आगे हैं और मेरीन ले पेन जो कि एनआर नेशनल रैली की नेता है, पर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है,
वो अभी थोड़ी पीछे चल रही है, लेकिन 24 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा। उसके बाद फाइनल रिजल्ट्स फ्रांस के आएंगे। दोस्तों फ्रांस में नेशनल असेंबली के लिए जून में वोटिंग होगी, जो राष्ट्रपति चुनाव के बाद हमेशा से वहाँ पे होती रही है। दोस्तों फ्रांस की बात करें तो यहाँ पर हमेशा से यही नीति रही है कि इमैनुअल मैक्रोन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक युवा नेता है, एक आक्रामक नेता है, लेकिन उनकी पॉलिसी के खिलाफ भी कहीं ना कहीं लेपेन ने बड़ी बड़ी बातें कही है। और भारत से भी फ्रांस के चुनाव के लिए मतदान हुआ। पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, जहाँ पे फ्रांस के लोग हैं वहाँ पर वोटिंग कराई गई और वहाँ से फ्रांस के लोगों ने वोट डाला। तो दोस्तों फ्रांस में क्या होता है, इमैनुअल मैक्रोन क्या एक बार फिर राष्ट्रपति बन पाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। तो दोस्तों ये था आज का अंतर्राष्ट्रीय सीजन और अंतर्राष्ट्रीय खबरें, जहां पर हमने पाकिस्तान, श्रीलंका, रूस यूक्रेन युद्ध और फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव की बात करी। अगले एडिशन में बात करेंगे कई और खबरों की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।